Good morning, students. So now we are going to discuss the Mahalwali settlement and Rohiyari settlement from your chapter number 3, that is the rural life and society. The company needed more and more money to meet its expenses. Therefore, a permanent settlement of land revenue was not the right choice. ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था टैक्स कलेक्शन का और रिवेन्यू कलेक्शन करने का, वो राइट चॉइस नहीं थी. द कंपनी इंट्रोड्यूस द महावाली सिस्टम इन 1822 इन वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड सम पोर्शन ऑफ द पंजाब. दिस सेटलमेंट कवर अबाउट 30% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. तो कंपनी ने 1822 में इंट्रोड्यूस किया महावाली सिस्टम को वेस्टर्न यूपी में, जिसमें सम पोर्शन ऑफ पंजाब के आते हैं. इस सिस्टम में उन्होंने 30% लैंड कवर किया अंडर द ब्रिटिश ऑफ इंडिया. A village or a mahal, a group of villages and village was made the unit for the revenue settlement. रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए उन्होंने एक यूनिट बनाया विलेज और महल का. ठीक है. हॉल्ट जो थे, अ ब्रिटिश सेक्रेटरी रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया के विलेजेस को उन्होंने एक रियलाइज्ड किया और उन्होंने एक ओपिनियन दिया कि जो विलेजर्स है उन वो लैंड के ज़िम्मेदार हैं. जो विलेजेस के लैंड है वो एक्चुअली बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी. द विलेज कम्युनिटी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट एंड लैंड रिवेन्यू. तो जो विलेज कम्युनिटी है वही रेस्पॉन्सिबल होंगे लैंड पे रिवेन्यू देने के लिए. ठीक है. फॉर अ जस्ट एंड प्रॉपर सेटलमेंट द विलेज land was inspected and surveyed. A record of right of land was prepared. राइट रेवेन्यू बनाने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर सेटलमेंट निकाला. उन्होंने पहले सर्वे किया, इंस्पेक्टेड किया एक लैंड को. द रेवेन्यू दैट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंड वॉज एस्टिमेटेड, ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन करना है वो एस्टिमेटेड किया जाए एक पर्टिकुलर लैंड पे. द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद अ विलेज वॉज देन एडिड अप टू दी कैलकुलेट द एंटायर रेवेन्यू. जो पर्टिकुलर लैंड से जो उन्होंने एस्टिमेटेड किया है वो कलेक्ट करेंगे और फिर उन सबको ऐड करेंगे और फिर कैलकुलेट करके निकालेंगे एंटायर रेवेन्यू कितना होना चाहिए. देन अ विलेज और महल वॉज रिक्वायर्ड टू पे. फिर वो अमाउंट जो है वो विलेज को और महल को पे करना होगा एज अ टैक्स कलेक्शन. ओके. दिस डिमांड ऑफ रेवेन्यू वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली. ये जो सिस्टम बनाया है इसमें इन्होंने हर बार ये रिवाइज होता रहेगा पीरियड टू पीरियड बाय अ रेगुलेशन इन 1822 इटसेल्फ. 1822 में ये सिस्टम बना था. द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स एट 95% ऑफ रेंटल. जो लैंड पे इन्होंने रिवेन्यू लगाया था वो 95% फिक्स कर दिया गया था. ठीक है. दिस सिस्टम टू फेल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टेट ऑफ डिमांड. ये भी सिस्टम फेल्ड हो गया था बाकी सिस्टम की तरह, जैसे क्विंटल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम की तरह ये भी सिस्टम फेल्ड हो गया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा था. इट्स अबाउट 95% ऑन द लैंड रेवेन्यू. द रोटवारी सेटलमेंट. दिस सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मोनरो. इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड the Bombay Presidency and Assam. Overall, it's covered 51% of the area under British India. इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था मद्रास प्रेसिडेंसी. थॉमस मोनरो ने इसको इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था. इस सिस्टम को मोनरो सेटलमेंट भी कहा जाता है.
इस सेटलमेंट में कहाँ से एक्सटेंड किया गया था, मुंबई से लेके असम तक। और इसमें एरिया जो कवर किया जा रहा था वो 51% कवर किया जा रहा था, जो महालवारी सेटलमेंट से ज़्यादा है। महालवारी में 30% एरिया कवर किया जा रहा था, यहाँ पे 51% आपका एरिया कवर होता है अंडर द ब्रिटिश इंडिया। जो मोनरो थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हैड ट्राइड द रोटवारी सिस्टम ऑन अ स्मॉल स्केल इन द एरियाज दैट वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम टिप्पू सुल्तान। जो कैप्टन अलेक्जेंडर था, उन्होंने ये पहले रोटवारी सिस्टम को इन्होंने ट्राई कर चुके थे। और ये जो रोटवारी सिस्टम है, ये टीपू सुल्तान ने भी ये फॉलो करते थे। मतलब ये पहले जो ये सिस्टम था रिवेन्यू कलेक्शन का, ये टीपू सुल्तान के टाइम पे था। इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, द लैंड एक्चुअल बिलोंग टू द कल्टिवेटर। इसमें कोई भी ज़मींदार नहीं होगा, नो ट्रेडिशनल ज़मींदार। बाकी सेटलमेंट में क्या था, ज़मींदार जो थे उनके पास सारे अधिकार होते थे, सारे राइट्स होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी राइट्स उनके ज़मींदार के पास है, ठीक है। जो भी ट्रेडिशनल से चला आ रहा था वैसा नहीं है। इसमें लैंड जो है वो बिलोंग करता है कल्टीवेटर, यानी कि रोड जो है उनको बिलोंग करता है। सिंस जनरेशन बोथ मोनरो एंड देयरफॉर फेल्ट दैट द लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद द रोड्स। मतलब जो मोनरो और रोड्स थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये लैंड सेटलमेंट है वो डायरेक्टली कल्टीवेटर से लिया जाए। द सिस्टम केम टू बी नोन एज रोटवारी सेटलमेंट। इसी सिस्टम को रोटवारी सेटलमेंट नाम दिया गया। द फील्ड ऑफ द रोड्स वर इंडिपेंडेंटली एग्जामाइंड एंड सर्वेड बाय द मेकिंग द फाइनल असेसमेंट। जो फील्ड है, लैंड है, उसको जो रोड थे उनको इंडिपेंडेंटली एग्जामाइन और सर्वे करने के लिए दे दिया गया, मतलब रिसर्च करने के लिए दे दिया गया। और उन्हें बोला गया कि आप फाइनल असेसमेंट बनाइए कि इसमें कितना उत्पादन उगाया जाएगा और कितना मतलब रिवेन्यू जनरेशन होगा और उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। द रेवेन्यू टू बी मेड बाय द कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर थे उन्होंने रिवेन्यू पेड करना था, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी लैंड एंड द क्रॉप्स प्रोड्यूस। जैसे मैंने आपको बताया कि कल्टीवेटर से ही बिलोंग करता था लैंड, तो उनको ही सर्वे और रिसर्च करना था कि वो लोग कितना उत्पादन कर सकते हैं, कितना क्रॉप्स वहाँ उग सकता है और उसकी क्वालिटी क्या है और कितना अमाउंट और क्वांटिटी में वो क्रॉप उगा सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होगा रिवेन्यू सेटलमेंट का। द लैंड रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ रेंटल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 सालों के लिए ये रेंट फिक्स कर दिया गया था, जो 50% टैक्स रिवेन्यू देना था, ठीक है, ऑन लैंड, ज़मीन पे। पहले क्या था, 95% महालवारी सेटलमेंट में उनको टैक्स कलेक्शन देना पड़ रहा था। अब इसमें क्या है कि जो 50% फिक्स कर दिया गया था वो भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर के लिए, 30 सालों के लिए इन्होंने 50% उनको टैक्स देना था। द कल्टीवेटर वॉज टू बी ऑनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द रिवेन्यू। जो ऑनर ऑफ द लैंड थे कल्टीवेटर, वो जब तक ऑनर रहेंगे, मालिक रहेंगे उस लैंड के, जब तक वो उस रेवेन्यू को पे करते हैं। दिस सिस्टम टू फेल्ड। ये सिस्टम भी फेल्ड हो गया था इन प्रोटेक्टिंग द फार्मर फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी। डिस्ट्रेस और पॉवर्टी की वजह से ये सिस्टम भी फेल हो गया था, क्योंकि इसमें फार्मर को तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी ना। द डिमांड वॉज स्टिल हाई। जो डिमांड थी वो अभी भी
हाई थी, 50% ले रहे थे तब पर भी डिमांड हाई थी, और जो प्रोड्यूस जो कर रहे थे वो एकदम फ्री था, इंडिपेंडेंट थे, वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी क्रॉप उगा सकते हैं। द कल्टिवेटर हैड टू रीस्टोर टू द मर्सी ऑफ मनी लेंडर। उनको जो कल्टिवेटर थे उनको फिर भी मनी लेंडर से उनको बोलना पड़ता था कि आप पेमेंट कर दीजिए रेवेन्यू का। कॉन्सिक्वेंटली इन मैनी विलेज द रोड फेल्ड अवे देयर होम डेजर्टेड। तो इसमें ना जो बहुत ज़्यादा विलेजेस थे वो फेल्ड अवे हो गए थे, देयर होम डेजर्टेड। ओके स्टूडेंट।